साजन ये मत जानियो तो है बिछड़त मोहे चैन, दिया जलत है रात में जिया जलत बिन रैन। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के और वहां से मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में हम लोगों ने शुरू किया था झारखंड जीएस की श्रृंखला को, और झारखंड जीएस की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कला और संस्कृति को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, फिर भूगोल पढ़ेंगे, फिर इतिहास पढ़ेंगे, है ना। कला और संस्कृति को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और दूसरा चीज़ कि आपको अभी जेपीएससी मेंस भी देना है, जिन भाइयों को, जिन बहनों को जेपीएससी मेंस भी देना है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि फुल कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जाता है ना। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, आप देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए जानते हैं, हम झारखंड जीएस की श्रृंखला में आज हम जनजातीय दृष्टिकोण से तीसरी जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उस तीसरी जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति, है ना। हम लोगों ने इससे पहले संथाल जनजाति और उरांव जनजाति के कला संस्कृति के बारे में जाना और उनके शासन व्यवस्था के बारे में भी जाना। आज हम जानेंगे मुंडा जनजाति के बारे में, वो जनजाति जो झारखंड में तीसरे स्थान पर अपना जनसंख्या रखती है। वो जनजाति लगभग 14% से अधिक जनसंख्या पूरे जनजातीय जनसंख्या का है इनका। वो जनजाति जिसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण, है ना, हमारे झारखंड के राजधानी रांची में है। दोस्तों, और इनमें क्या क्या है, क्या क्या अलग है, आपको बहुत कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों मुंडा जनजाति के बारे में, तो इन्हें एक कोल कहा जाता है। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा विद्रोह के बारे में तो उस समय पढ़ाऊंगा कोल विद्रोह के बारे में। तो बेसिकली कोल विद्रोह जो हुआ था वो मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा ही हुआ था, और मुंडाओं को ही कोल कहा जाता है। दोस्तों, कोल कहा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, है ना। ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका जनजातीय प्रतिशत में 14.56% शेयर है। आप नोट्स बनाते चलें कि झारखंड की कुल जनजातीय संख्या का लगभग 14.56% मुंडाओं की संख्या है। दोस्तों, है ना। मुंडा का जो अर्थ होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुंडा शब्द का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है, या तो फिर राजनीतिक प्रमुख भी आप बोल सकते हैं, है ना। मुंडा शब्द का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति या राजनीतिक प्रमुख भी आप बोल सकते हैं। ये प्रजातीय के दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंधित है। अगर हम बात करें कि भाषा के दृष्टिकोण से, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक संबंधित हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक से समूह से संबंधित है। आप याद करें, जब हमने बताया था शुरू के क्लास में, फर्स्ट क्लास में, यदि उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया था कि गियर्सन नामक वैज्ञानिक ने सभी जनजातियों समुदाय को दो भाषाओं के आधार पर बांट दिया, एक द्रविड़ और दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के आधार पर बांटा था। और मुंडा किस में से आती है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से आती है। आपको बताना है कि उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक किस भाषा समूह से संबंधित है। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है ना। इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आती है। मुंडा स्वयं को होड़ोको कहते हैं, है ना। स्वयं को क्या कहते हैं, मुंडा होड़ोको। बहुत अच्छा तरह से याद रखना, ये सब कठिन वर्ड हैं जो पूछे जाते हैं, जो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा दोस्तों, है ना। मुंडा स्वयं को होड़ोको कहते हैं, अपनी भाषा को मुंडा होड़ोको जगर कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मुंडा खुद को क्या कहते हैं, अपनी प्रजाति को क्या कहते हैं, होड़ोको, और अपनी भाषा को, जो इनकी भाषा मुंडारी है, उसको होड़ोको जगर कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको, है ना। कहा जाता है कि इनका जो मूल निवास स्थान है, जैसे कि उरांव के बारे में हमने पढ़ाया कि उरांव का मूल निवास स्थान कहाँ था, दक्कन में था, उसी प्रकार से मुंडाओं का मूल निवास स्थान दोस्तों माना जाता है तिब्बत से है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। मुंडाओं का मूल निवास स्थान तिब्बत से है ना। इन्होंने झारखंड में सबसे पहली बार प्रवेश किया था ओमेडंडा के थ्रू, जो वर्तमान रांची के बुरमू प्रखंड में है। कहाँ है, रांची के बुरमू प्रखंड में ओमेडंडा नामक गांव में, और सबसे पहले इन्होंने बस्तियां वहीं बसाई थी, रांची के ओमेडंडा में, है ना। अगर बात करें कि झारखंड में कब से रह रहे हैं ये, तो 600 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, यानी 600 BC का मतलब 600 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी 600 ईसा पूर्व में। दोस्तों, आप समझिए इस बात को,
है ना, यानी 600 ईसा पूर्व अगर बोले तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म से कई वर्ष पहले, लगभग 35 वर्ष पहले, 37 वर्ष पहले, है ना, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले से मुंडा रह रहे हैं कहाँ, आपके झारखंड में प्रवेश किए हुए हैं, झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड की प्रमुख जनजाति के रूप में जाने जा रहे हैं। कहाँ से, तो रांची के उमेडुंडा से इनका प्रवेश हुआ और लगभग 600 ईसा पूर्व से ये झारखंड में रह रहे हैं। अगर इनकी प्रमुख बातों को जाने, अगर इनके प्रमुख शब्दों को जाने तो देखिए इनका सर्वाधिक जो संकेंद्रण है दोस्तों वो रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में, है ना। आप लोगों को शुरू के क्लास में मैंने बताया था कि जनजातीय दृष्टिकोण से अगर सर्वाधिक जनसंख्या किसी जिले में है झारखंड में जनजातियों का तो वो रांची में है, और रांची में भी सबसे ज़्यादा मुंडा ही रहते हैं, ध्यान में रखना है आपको, है ना। पातर मुंडा का एक कंसेप्ट आता है। पातर मुंडा का मतलब ये मत समझ लीजिएगा जो मुंडा पतला होगा उसको पातर मुंडा बोलेंगे, है ना, जो मुंडा पतला होगा उसको पातर मुंडा बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना। आजकल भोजपुरी में भी पातर और मोट पर बड़ी ज़्यादा गाना निकल रहा है, उसको आपको नहीं समझना है। पातर मुंडा का अर्थ होता है दोस्तों जो तमाड़ प्रखंड के क्षेत्र में रहते हैं उनको पातर मुंडा कहा जाता है ना। पातर मुंडा या तमाड़ी मुंडा, इन्हीं को कहा जाता है, तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा। आपसे पूछ सकता है मे भी क्वेश्चन कि पातर मुंडा किस क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को कहा जाता है, तो रांची के तमाड़ प्रखंड, रांची बोल रहे हैं, लगभग ये खूंटी में पड़ेगा, खूंटी के तमाड़ प्रखंड में रहने वाले मुंडाओं को क्या कहते हैं, तमाड़ मुंडा। बिरसा मुंडा का भी संबंध यहीं से था। जब हम लोग विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे तो बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे दोस्तों, है ना। पातर मुंडा तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले। खुटकट्टी भूमि, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है आजकल, है ना। आप समझिए कि खुटकट्टी भूमि होता क्या है, आप समझिए इस बात को कि खुटकट्टी भूमि क्या होता है। आपको पढ़ के तो लग रहा होगा कि खुटकट्टी यानी कि खुट्टी को काट दिया वही वाला भूमि खुटकट्टी हो गया, नहीं, है ना। खुटकट्टी भूमि आप याद कीजिए, जब उरांव झारखंड में प्रवेश किए थे छोटा नागपुर के क्षेत्र से, तो उन्होंने छोटा नागपुर के जंगलों को काटना शुरू किया और जंगलों को काटकर जिस जमीन का निर्माण किया उसे भूइंहरी जमीन कहा जाता था, है ना। उसी प्रकार से मुंडाओं ने भी जब झारखंड में प्रवेश किया तो झारखंड में प्रवेश करने के साथ ही दोस्तों उन्होंने जंगल झाड़ को काटा और काटने के बाद अपने रहने योग्य भूमि बनाया, अपने सारा चीज़ का योग्य का भूमि बनाया, फसल उगाने योग्य भूमि बनाया, है ना। उसी भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि खुटकट्टी भूमि, है ना, खुटकट्टी भूमि मुंडाओं के द्वारा जंगलों को साफ करके किया गया भूमि जो फसलों के लिए प्रयोग हुआ उसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं दोस्तों, है ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनमें खूट का अर्थ क्या होता है। तो खूट का अर्थ परिवार होता है। जैसे हम लोग परिवार को कैसे बोलते हैं, ये हमारा परिवार है, तो मुंडा बोलेगा ये हमारा खूट है। खूट का मतलब क्या हुआ, ये हमारा खूट है, यानी दादा दादा नानी नानी सब कोई शामिल हो गया उसमें, यानी ये हमारा परिवार है, ये हमारा खूट है। खूट का अर्थ परिवार होता है ना। इनमें देखिए समगोत्रीय विवाह वर्जित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि लगभग जितने भी जनजातीय लोग हैं उनमें समगोत्रीय विवाह क्या होंगे दोस्तों, वर्जित होंगे। समगोत्रीय विवाह नहीं होगा इनमें, है ना। समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित होते हैं। विवाह का सबसे अधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह, है ना। आयोजित विवाह देखिए बेसिकली होता क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि आयोजित विवाह एक तरह से किरिंग बापला के तहत ही है, यानी कि अगुआ के थ्रू क्या होगा, शादी होगा और एक समूह में विवाह होगा। आयोजित विवाह एक तरह से आयोजन करके अगुआ के थ्रू, है ना। सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। इनके युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। आपको बताना है कि उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, मैंने बताया है। तो उरांव जनजाति के युवा गृह को दोस्तों धुमकुड़िया, 7th JPSC में इसको पूछा गया था, 6th JPSC में भी इसको पूछा गया था, धुमकुड़िया, है ना। और संथाल जनजाति के युवा गृह को दोस्तों आपको बताना है ये चीज़ कमेंट में कि संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है दोस्तों, संथाल जनजाति के युवा गृह को आपको बताना है कि कमेंट में क्या कहा जाता है। यहाँ पर मैंने बताऊंगा आपको युवा गृह, इनमें मुंडाओं के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गितियोड़ा। बेसिकली युवा गृह के बारे में हमने चर्चा किया है पीछे के क्लास में, है ना। बार बार चर्चा करना ये समय की बर्बादी होगी, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि युवा गृह क्या होता है कि जब बच्चे क्या हो जाते हैं 10-11 बरस 12 बरस के हो जाते हैं, जब वो होश संभाल लेते हैं अपना, है ना, सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये परिवार है हमारा, ये है ना, दिमाग विकसित होने लगता है ना। दिमाग विकसित भी होगा, ध्यान इधर उधर भी जाएगा।
उसी परिस्थिति में क्या होता है कि युवा गृह में दाखिला मिलता है और वहाँ पर आने वाले जीवन की कठिनाइयों को और आने वाले जीवन की सुखमय दुखमय हर परिस्थिति को क्या किया जाता है, बतलाया जाता है। उसी को युवा गृह कहते हैं, याद रखिएगा। इनमें विवाह को अरंडी कहा जाता है ना। अगर कोई बोले जैसे अरंडी क्या होता है, अरंडी एक प्रकार का फसल भी होता है ना। इसमें फसल नहीं है दोस्त, ये आपको याद रखना है। मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक मुंडा है बोल रहा है कि जा रहे हैं हम अरंडी करने, हम लोग तो क्या समझेंगे, लगता है अरंडी का फसल लगाया काटने जा रहा है, लेकिन उसका मन में क्या है कि वो विवाह करने जा रहा है। अरंडी का अर्थ होता है विवाह करने जा रहा है दोस्तों, है ना। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। इसमें बताइए अगर हम लोग बोले कि हम सगाई करने जा रहे हैं तो आदमी समझेगा एंगेजमेंट है, अंगूठी अंगूठी का सिस्टम होगा, हाथ लाएगा अंगूठी डालेगा, हम तुम्हारा तुम हमारे वाला सिस्टम। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो पहले किसी और का रह चुका है वो अब हमारा होगा। यानी सगाई का अर्थ है, ध्यान से समझिएगा आप, सगाई का अर्थ है विधवा विवाह, यानी विधवा से विवाह करने को सगाई कहा जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। कई बार पूछे जाते हैं ये कि विधवा से विवाह करने को क्या कहा जाता है मुंडाओं में, तो सगाई के नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य को इनमें गोनोंग टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोनोंग टका, वधु मूल्य। हमने आपको बताया है कि लगभग जनजातियों में दहेज प्रथा की प्रथा नहीं है दोस्तों, है ना। दहेज प्रथा की प्रथा नहीं है, दहेज न दिया जाता है न लिया जाता है, लेकिन फिर भी स्त्री को सम्मान देने के लिए वर पक्ष से क्या दिया जाता है, कुछ मूल्य दिया जाता है कि आप हमारे घर में आए, हमारे घर को रोशन करें और बहुत अच्छे से हमारे घर को संवारे, इसलिए आपको कुछ वधु मूल्य 51 रुपया 21 रुपया जो भी देना हो। लाख लाख रुपया आदमी देता है, अमीर आदमी रहे तो, है ना। तो इस तरह से उसको गोनोंग टका कहा जाता है, वधु मूल्य को। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि अगर स्त्री तलाक लेना चाहे, है ना, तलाक को इनमें साकमचारी कहा जाता है। मुंडाओं में क्या कहा जाता है, तलाक को साकमचारी कहा जाता है। अगर स्त्री तलाक लेना चाहे, है ना, अगर स्त्री क्या करे, तलाक लेना चाहे तो तलाक स्त्री ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, साकमचारी हो सकता है उनका। लेकिन जब स्त्री तलाक लेगी ना, है ना, जैसे ऋतिक रोशन को सुजैन को कितना देना पड़ा, 200-300 करोड़ देना पड़ा ना दोस्तों तलाक लेने के बाद, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो वधु मूल्य दिया गया था ना विवाह के समय, उस वधु मूल्य को स्त्री को या स्त्री के परिवार वालों को क्या करना होगा, लौटाना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप का पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, लिखते चलिए कि यदि स्त्री साकमचारी करना चाहे यानी तलाक लेना चाहे, है ना, तो उस परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, उस परिस्थिति में स्त्री को या स्त्री के परिवार वालों को क्या करना होगा, उस वधु मूल्य को लौटा देना होगा, है ना, याद रखिएगा। इनमें पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं, है ना। तलाक को तो बता ही दिए कि साकमचारी कहते हैं। समाज इनमें पितृसत्तात्मक होती है, यानी कि पिता के धन पर या पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होगा, पुत्री का अधिकार नहीं होगा, है ना। गोत्र को इनमें कीली कहा जाता है। और एक वैज्ञानिक आए रिजले, है ना, कौन से वैज्ञानिक थे, रिजले। रिजले ने क्या किया, मुंडाओं के गोत्रों को 340 खंडों में विभाजित कर दिया। बोला कि मुंडाओं में 340 गो गोत्र हैं, सोचिए आप। संथालों में 12 गोत्र, उराओं में 14 गोत्र और मुंडाओं में 340 गोत्र। आप समझ रहे हैं ना, गोत्र, है ना। मुंडाओं के गोत्रों को 340 भाग में विभाजित करके बताया कि मुंडाओं में गोत्रों की संख्या कितनी है, 340। ये पूछ सकता है कि रिजले के अनुसार मुंडाओं में गोत्रों की संख्या कितनी है, 340। गोत्र को क्या कहते हैं, कीली कहते हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछेगा, सोसोबोंगा क्या है ना। सोसोबोंगा आप समझिए, सोसोबोंगा जो है ये मुंडाओं के लोक कथाओं से वर्णित एक पुस्तक है एक प्रकार से दोस्तों। इसमें मुंडाओं के लोक कथाओं को, मुंडाओं के वीरता को, शौर्यता को, मुंडाओं की विशेषता को इसमें बताया गया है। एक प्रकार से ये लोक कथा का पुस्तक है। इसका मंचन भी होता है कई जगह, इसका नाटक भी होता है सोसोबोंगा का, है ना। अब देखिए महिलाओं के लिए कुछ वर्जित स्थान है मुंडाओं में कि महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ वर्जित चीज़ें, जैसे महिलाएं धान की बुआई नहीं कर सकती। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पर्व त्यौहार के बारे में, आदिवासियों के पर्व त्यौहार के बारे में या झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में, तो आपको बताऊंगा कि धान रोपने को लोग एकदम दैवीय तरीके से करते हैं, पूजा पाठ करके, नया धोती कुर्ता पहन के और अच्छा से धान को थोड़ा सा लेके, और मर्द घर का मुखिया जाता है दोस्तों, और घर का मुखिया छींटता है कहाँ, खेतों में, है ना। महिलाओं को धान को बुनने का अधिकार नहीं है, ये वर्जित माना गया है मुंडाओं में। महिलाओं को छप्पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, ये छप्पर नहीं चढ़ सकती इसमें, है ना, कि कोई महिला आई पूरा खतरनाक किस्म का एकदम MC मेरिट कॉम टाइप का, है ना, और छपरिया चढ़ के हूँ मचले पूरा,
छप्पर तो टूट जाएगा ना, इसलिए छप्पर चढ़ने का अधिकार इनमें नहीं है, याद रखिएगा। दाह संस्कार में जाने का अधिकार नहीं है, तो खैर ये तो हम लोगों में भी है, लगभग समाज में है कि दाह संस्कार में जाने का अधिकार इनमें नहीं होता है कि आप दाह संस्कार में नहीं जा सकते, शमशान घाट में नहीं जा सकते हैं। एक मस्त पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, समझिएगा कि जो सरहुल पूजा होती है, इनमें सरहुल पूजा को बा पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बा पर्व। ये पर्व त्यौहार हम बताएंगे, उस समय रखेंगे, है ना। आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा जिम्मा है कि आपको किस प्रकार से बेहतर तरीके से झारखंड की तैयारी करवाई जाए, ताकि आने वाले समय में JSSC और JPSC के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आप सफल हो सके दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, ताकि लाइव क्लासेस में हम ले सकें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें आप, है ना। आइए जानते हैं कि सरहुल का जो प्रसाद होता है, एक तरह से सरहुल का जो प्रसाद होता है उसको घर की सवासिन नहीं खाती है। सवासिन का अर्थ हुआ, है ना, घर की जो बेटी है वो नहीं खा सकती, बहू खा सकती है, लेकिन घर की पुत्री क्या नहीं कर सकती है? नहीं खा सकती है। सरहुल पर्व का क्या हुआ? प्रसाद नहीं खा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्जित है महिलाओं के लिए, है ना। इसमें जो पुरुष अपने सरहुल उरुल के समय में प्रधान पहनते हैं, यानी कि वस्त्र पहनते हैं, उसको बटोई या केरिया कहते हैं, है ना। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र मुंडाओं में क्या कहलाता है? बटोई या केरिया। महिलाएं जो वस्त्र पहनती है उनको परिया कहा जाता है, परिया, याद रखिएगा, है ना। इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हड़िया या रान। यहाँ पर एक नया चीज आया, रान। रान या रानू भी कहते हैं इसको। रानू का मतलब रानू मंडल नहीं है यहाँ पर, है ना। रान का मतलब एक प्रकार का, है ना, रान का मतलब एक प्रकार का है दोस्तों, ये पेय पदार्थ होता है, एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ होता है, हड़िया के समान ही। इनका प्रिय पेय पदार्थ हड़िया या रानू है, याद रखना है आपको। देखिए, इनमें भूमि के प्रकार को बांटा गया पंकु, नागरा और खिरसी में। आप समझिएगा कि पंकु, नागरा और खिरसी क्या है, आप नोट्स करते चले। पंकु का अर्थ होता है जो भूमि अत्यधिक उपज वाली है, एकदम खतरनाक किस्म से उपज हो रहा है, जो भूमि अत्यधिक उपज वाली है उसको पंकु कहते हैं। नागरा जो भूमि औसत उपज वाली है, औसत उपज का मतलब लिमिट भर काम चल रहा है, ना बंजर है ना ही उतना ज़्यादा उपजाऊ, उसको नागरा कहते हैं। खिरसी भूमि दोस्तों बालू युक्त भूमि को क्या कहते हैं? यानी जिसमें बालू बिछा हुआ है ना, किसी भी प्रकार से खेती नहीं उसमें हो सकता है, अच्छा खेती धान वगैरह का, खिरसी उसी को कहते हैं। यानी कि जो जिसमें बालू मिला हुआ है, बालू युक्त भूमि को खिरसी कहते हैं। अब देखिए, इनकी धार्मिक परिचर्चा को थोड़ा सा हम कर ले तो इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके धार्मिक प्रधान कौन होते हैं। सबसे प्रमुख देवता सिंहभोगा। बेसिकली सिंहभोगा सूर्य देवता को ही कहते हैं, आप लोग जान रहे हैं, है ना। सभी लगभग जो है ना जनजातियों के, वो प्रकृति के देवता सूर्य ही होंगे प्रधान, बस नाम अलग अलग होगा। अब देखिए, संथाल में भी सिंहभोगा थे, मुंडा में भी सिंहभोगा है, लेकिन उरांव में आपने पढ़ा कि धर्मेश, लेकिन धर्मेश है दोस्तों, तो धर्मेश भी तो सूर्य का ही रूप थे, आप देखे हैं वहाँ पर, है ना। हाथूबोंगा, ग्राम देवता को हाथूबोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथूबोंगा। बात करें देशावली को, है ना, तो ये गांव की बड़ी देवी कहलाती है, ग्राम देवी कहलाती है देशावली। देखिए, खूट अहंकार या ओड़ाबोंगा, ये भी देवता है। खूट अहंकार या ओड़ाबोंगा ये कुल देवता कहलाते हैं मुंडाओं के कुल देवता कौन? ओड़ाबोंगा या खूट अहंकार को कुल देवता कहते हैं। देखिए, इकिरबोंगा ये जल देवता कहलाते हैं। कौन से देवता? जल देवता को इकिरबोंगा कहते हैं। बुरुबोंगा पहाड़ देवता कहलाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। कौन से देवता? पहाड़ देवता कहलाते हैं। जस्ट रिपीट एक समय के लिए कि सिंहभोगा सूर्य देवता को कहते हैं, हाथूबोंगा ग्राम देवता को कहते हैं, देशावली सबसे बड़ी देवी को कहते हैं, महारानी को, खूट अहंकार ओड़ाबोंगा कुल देवता को कहा जाता है, इकिरबोंगा जल देवता को, और बुरुबोंगा पहाड़ देवता को, है ना। देखिए, इनमें पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को सरना। बहुत अच्छा से आपको याद रखना है कि इनमें पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। देखिए, इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं वो पहान कहलाते हैं, है ना। इनके धार्मिक प्रधान पहान कहलाते हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पर डेहरी का, है ना। ये डेहरी ऑन सुन वाला नहीं है, सासाराम डेहरी नहीं है, आपको ये नहीं जानना है। डेहरी जो है यहाँ पर ग्रामीण पुजारी जो होते हैं ना, ग्राम के पुजारी, है ना। देखिए, धार्मिक प्रधान पूरे मुंडाओं के धार्मिक प्रधान कौन हो गए? पहान। लेकिन गांव में जो पुजारी हैं, जो छोटे मोटे पूजा करवाया करते हैं पहान मुंडाओं के, उनको डेहरी कहा जाता है। देवड़ा शब्द समझिए, एक देवड़ा शब्द आता है। देवड़ा क्या है ना? जो व्यक्ति जादू टोना जानता है। आपने याद रखा, उरांव में जो व्यक्ति जादू टोना जानता था उसको माटी कहते थे, लेकिन मुंडाओं में जो व्यक्ति जादू टोना जानता है उसको देवड़ा कहते हैं। वो व्यक्ति जो जादू टोना तंत्र मंत्र लंद फंद सब कुछ जानता हो
उसको क्या कहते हैं, देवड़ा कहते हैं, है ना। देखिए शासन क्या होता है, शासन दिरी क्या होता है, आप अच्छा से समझिए इस बात को। देखिए बेसिकली इनमें दफनाने का ही प्रथा है, ज़्यादातर दफनाने का प्रथा है, याद रखना है आपको, ज़्यादातर दफनाने का ही प्रथा है इनमें। बेसिकली देखिए शासन और शासन दिरी क्या है ना, कि मान लीजिए कि कोई मुंडा का मृत्यु हो गया, कोई मुंडा व्यक्ति की, अपने भाई की मृत्यु हो गई, मुंडा व्यक्ति की, है ना, मुंडा का कोई मृत्यु हो गया, है ना, किसी मुंडा भाई की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थियों को जहाँ गाड़ा जाएगा, यानी एक तरह से आप बोल दीजिए कि कब्र, उनकी अस्थियों को जहाँ गाड़ा जाएगा उसको शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, शासन कहते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पर अस्थियों को गाड़ा गया उसको शासन, और इसको गाड़ने के बाद एक स्मारक नहीं बना देता है आदमी, है ना, कि यहाँ पर फोटो वोटो लगा दिया एकदम हंसता हुआ खतरनाक किस्म से कि अब हम चल बसे हैं, समझिए, फोटो वोटो लगा के दिनांक उनाक नहीं लिखता है ना, जिसको हम लोग समाधि बोलते हैं, है ना। तो फोटो वोटो लगाया, स्मारक चिन्ह लगाया, उस स्मारक चिन्ह को दोस्तों शासन दिरी बोलते हैं, या हरगड़ी भी उसको बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब टफ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ मिलेंगे, याद रखिएगा, है ना। उसको शासन दिरी या हरगड़ी बोलते हैं। शासन किसको बोलेंगे, जहाँ पर हड्डी को गाड़ा गया, है ना, और शासन दिरी किसको बोलेंगे या हरगड़ी किसको बोलेंगे, बनाए गए स्मारक को हरगड़ी या शासन दिरी बोलेंगे दोस्तों, याद रखना है। एक और शब्द आता है यहाँ पर टोटम का। टोटम का मतलब होता है इनके इष्ट देव का चिन्ह, है ना, जो भी इनके इष्ट देव का चिन्ह है, कुत्ता बिल्ली जो भी आता है दोस्तों, त्रिशूल वगैरह जो भी है इनका, है ना, उन इष्ट देव के चिन्ह को टोटम कहते हैं। ये टोटम की भी पूजा करते हैं, इष्ट देव की तो करते ही हैं, जैसे सिंहभोगा की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन इनके जो जो इष्ट देव हैं इनका अलग अलग साइन भी है, और उनकी भी ये पूजा करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा से क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। इष्ट देव के चिन्ह को टोटम कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आज मैंने मुंडा जनजाति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थे उसको आपको समझा दिया, उसको आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप नोट्स अच्छा से बनाइएगा और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। मेरा साथ हमेशा आपके साथ है ना। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा, बेहतर तरीके से तैयारी करें।